Welcome back. So, today we are starting with a new chapter which is learning. लर्निंग जो है कि साइकोलॉजी का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जो कि रिफ़र करता है टू अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज हमें देखने को मिलता है हमारे बिहेवियर में, वो चाहे किसी एक्सपीरियंस के थ्रू हो सकता है या हमारे नॉलेज के थ्रू हो सकता है। ये चीज़ हमें समझनी होगी कि यहाँ पर जो हम लर्निंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक क्लासरूम में कन्फाइंड नहीं है, बल्कि ये इसके बियॉन्ड भी जाती है। क्योंकि एज बाय द टाइम हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, हम कैसे वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वर्ल्ड में बेसिकली हमारे आसपास जो भी हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो कैसे एक परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज ले करके आते हैं हमारे बिहेवियर में, उसी को हम बेसिकली लर्निंग बोलते हैं। Now let's start with the basic definition, which states learning is the process through which experience leads to a change in behavior or knowledge that is relatively permanent. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें दो की पॉइंट्स देखने को मिले, जिसमें से पहला है एक्सपीरियंस बेस्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है वो अकर हो रहा है हमारे इंट्रैक्शंस के थ्रू। जो भी हमारे इंट्रैक्शंस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ना कि सिंपली जो इननेट बिहेवियर है, बल्कि जो हमारे इंट्रैक्शंस हैं वो भी रिलेटिवली परमानेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहेवियर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। ये चेंज हो सकता है ड्यू टू लर्निंग। ये अगर मतलब टेम्परेरी चेंजेस से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हुई इन कंपैरिजन, तो इस वजह से हम इसको लर्निंग बोलते हैं। बेसिकली हमें ये डिफरेंस समझना होगा कि लर्निंग जो है वो एक चेंज से डिफरेंट है, क्योंकि जो चेंज होगा वो मे बी एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, बट अगर हम उसको कंपेयर करें तो लर्निंग जो होती है वो रिलेटिवली परमानेंट होती है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक थ्योरीज़ की। थ्योरीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि लर्निंग में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कई सारे मतलब आगे चल के हमें थ्योरीज़ याद रखनी पड़ेगी जो कि हमें इन फ्यूचर भी काफ़ी काम आने वाला है। क्योंकि ये आप समझो, ये आपका एक बेस लेवल तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर आपको बेसिक समझाने वाले हैं हम। आगे चल करके आपको इसमें एडवांस्ड लेवल चीज़ें भी ऐड ऑन होती जाएंगी, बट कीप इन माइंड कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी बेसिक लेवल पे है एंड इट शुड बी क्लियर्ड। ठीक है, क्योंकि अगर आगे चल करके आपको ऐसे आगे रेफरेंसेस मिलने वाले हैं अपने बाकी के आगे आप क्लास 12th में जब नए चैप्टर्स पढ़ोगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, तो भी हम ये क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ों का टर्म्स यूज़ करते ही रहते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम इसको लर्न करके साथ साथ क्लियर आउट करते चलें, ताकि हमारा बेस काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सके। अब अगर हम बात करते हैं, लर्निंग हमें समझ में आ गई कि जैसे मान लो हमने कोई एक नई लैंग्वेज लर्न की, या फिर ये तो चलो एक क्लासरूम का कन्फाइंड हो गया। अगर मान लो हमने अपने कल्चर से रिलेटेड, सोसाइटल नॉर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ याद की, समझी, या फिर जैसे मान लो मैंने साइकिल चलाना सीखा, ये सारी चीज़ें लर्निंग के अंडर में आती हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब अगर हम बात करते हैं थ्योरीज़ की, तो थ्योरीज़ में सबसे पहले आपको समझना होगा क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये पायनियर किसने किया था? आइवैन पी पैवलॉव। ठीक है, आइवैन पी पैवलॉव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट जो है काफ़ी अच्छे से एलैबोरेटेड है आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम के साथ। वो आपको समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के साथ ही साथ इन्होंने ये थ्योरी इस्टेब्लिश की थी। अब अगर हम बात करते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है, ये बेसिकली एक ऐसे टाइप की लर्निंग है जहाँ पर हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट कर देते हैं एक मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ, जिससे हम प्रोड्यूस कर पाए एक कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब इसमें मैंने काफ़ी सारे टर्म्स का यूज़ किया हुआ है जो कि आपको धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। सबसे पहले हमें एक टर्म समझने की ज़रूरत है जो कि है स्टिमुलस। स्टिमुलस हमने बिहेवियर में भी सीखा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ बिहेवियर, उसमें भी हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस कुछ भी नहीं है, बेसिकली कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमारे सामने आ रही है, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम एक अपना रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब एक न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है,
अब हमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस का एसोसिएशन फॉर्म करना है, एक मीनिंगफुल एसोसिएशन फॉर्म करना है, और उससे हमें एक कंडीशनड रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। अब अगर इसमें हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये आपको आगे चल के फर्दर यूज़ करने होंगे, एंड अगर आप अपने एग्ज़ाम में भी मतलब आंसर अपना इस तरीके से लिखते हो, इन टर्म्स का यूज़ करके लिखते हो, तो ज़रूर आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। अब अगर मैं की कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहला है यूसीएस। यूसीएस क्या होता है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस जिसको अभी तक हम कंडीशन नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसे स्टिमुलस की जो कि नेचुरली एक रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। जैसे अगर आपके सामने रसगुल्ला आया तो आपके मुंह में पानी आया, आपको खाने का मन किया, तो ये जो एक रिस्पॉन्स है ये एक नेचुरल ट्रिगर है, ठीक है। इसको हम अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं। और डॉग के एक्सपेरिमेंट में जो फूड प्रेजेंट कर रहे थे पावलोव, वो उसके लिए एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था। अब यहाँ पर दूसरा टर्म आता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि यूसीआर। यूसीआर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताता है एक ऐसे अनलर्नड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को। अब रसगुल्ला देखते मुंह में पानी आना एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था, ऐसा नहीं है ना कि मैंने कुछ उसके लिए कुछ प्रोसेस हुआ, कुछ मैकेनिज्म चला मेरे बॉडी में, नहीं, वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था कि हाँ वो आ ही गया, नेचुरल था। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अब डॉग के साथ क्या हुआ कि उसने जैसे खाना देखा वो सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो सैलिवेशन टू फूड है ये एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अब इसके बाद टर्म आता है कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि सीएस। अब सीएस जो है ये आपको समझना पड़ेगा। जो हमने एनएस की बात की थी, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस की बात की थी, न्यूट्रल स्टिमुलस की बात की थी, वो न्यूट्रल स्टिमुलस अब कन्वर्ट हो चुका है कंडीशनड स्टिमुलस में, यानी कि एसोसिएशन के बाद ये चीज़ आएगी, ठीक है। पहले वो स्टिमुलस जो था वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस ही था, जैसे कि एक बेल का बजना। अब डॉग के एक्सपेरिमेंट में जब पावलोव ने बेल बजाई थी तो वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस ही था। जब उन्होंने एसोसिएशन फॉर्म कर लिया तो उस एसोसिएशन के फॉर्मेशन के बाद वो न्यूट्रल स्टिमुलस अब कन्वर्ट हो चुका है कंडीशनड स्टिमुलस में, जो कि एक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। और ये जो एसोसिएशन हमने फॉर्म किया था, ये एसोसिएशन हमने किस चीज़ के साथ फॉर्म किया था? यूसीएस के साथ फॉर्म किया था। यूसीएस क्या था हमारा? फूड, आपके एग्जाम्पल में रसगुल्ला, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स की, जो कि है सीआर। कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब हमने एक रिस्पॉन्स लर्न कर लिया है और उस कंडीशनड स्टिमुलस को देख करके हमें एक कंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कई सारे ट्रायल्स हुए, कई सारे ट्रायल्स के बाद एसोसिएशन फॉर्म होने के बाद जैसे ही बेल का बजना होता है वैसे ही डॉग सैलिवेट करने लगता है। ये जो एक रिस्पॉन्स निकल करके आ रहा है ये है कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारे क्लियर हो गए। अब अगर हम बात करते हैं आगे प्रोसेस की, तो प्रोसेस में 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है एक्विजिशन। एक्विजिशन जो होता है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, जहाँ पर हम कंडीशनड स्टिमुलस की पेयरिंग करते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ। इसी वजह से मैंने बोला था कि आपको टर्म्स याद रखना ज़रूरी है, उसके शॉर्ट फॉर्म्स याद रखना ज़रूरी है। अब आप समझो कि सीएस क्या था? सीएस हमारा बेल था, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस, जिसको हमने एसोसिएट कर दिया था बाद में खाने के साथ में, ठीक है। तो सीएस वो हो गया। और यूसीएस क्या था हमारा? यूसीएस था खाना। तो एक्विजिशन जो होता है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है, जहाँ पर हम सीएस की और यूसीएस की, यानी कि फूड की और बेल की पेयरिंग करते हैं। ये प्रोसेस का बिल्कुल पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में जो आता है, सेकेंड प्रोसेस जो आता है वो होता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर सीआर है, यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होने लग गया, क्योंकि जैसे ही आप सीएस को पेयर नहीं करोगे यूसीएस के साथ तो ये रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि डॉग को बेल बजाया गया, खाना प्रेजेंट किया गया, तो ऑब्वियसली खाना देख करके डॉग सेलिब्रेट किया, ठीक है। अब ये चीज़ आप नेचुरली समझो, डॉग बेल बजने के साउंड पे तो सैलिवेशन नहीं करेगा, वो तो खाना देखने पे ही करेगा। लेकिन आपने एसोसिएशन फॉर्म कर दिया, ठीक है, आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, आपने पेयरिंग भी कर दी। लेकिन अब जब पेयरिंग धीरे धीरे आपने ऐसे ट्रायल्स रखे जहाँ पर आपने खाना नहीं प्रेजेंट किया, सिर्फ बेल बजाया ताकि डॉग सैलिवेट करता रहे, तो वो 1 ट्रायल तक करेगा, 2 ट्रायल तक करेगा,
ऐसे कुछ ट्रायल्स तक ही करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके डॉग को भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई जा रही है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आकर के हमें एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा CR है, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि सैलिवेशन टू द बेल, वो कहीं ना कहीं कम होता चला गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है कि रीअपियरेंस होता है एक वीक से CR का, अगर एक रेस्ट पीरियड प्रोवाइड किया जाए तब, ठीक है। तो अब जैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमने कंडीशन रिस्पॉन्स थोड़े टाइम के बाद हमें देखने को मिल सकता है, मान लो हमने रेस्ट पीरियड ले लिया और एक नए सेशन में स्टार्ट किया, फिर से हमने बेल बजाई, तो उस एक ट्रायल के बाद हमें एक वीक सा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। वो रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग नहीं होगा, बट देन टू हमें एक कंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे आपके क्लासिकल कंडीशनिंग के। अब अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो क्लासिकल कंडीशनिंग अगर आपको इलैबोरेट करने को आता है तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके बाद आप ये बताओगे कि ये पायनियर किसने किया था। इसमें आपको पैवलॉव का फेमस एक्सपेरिमेंट बताना होगा कि डॉग के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एंड देन आपको ये कॉन्सेप्ट्स उसमें बताने होंगे कि UCS क्या होता है, UCR क्या होता है, CS और CR क्या होता है, ठीक है। इसमें आप बहुत ईजी सा डायग्राम भी बना सकते हो जो आपके NCERT में दिया हुआ है। मैं वो डॉग एक्सपेरिमेंट का डायग्राम नहीं बोल रही हूँ, मैं वो डायग्राम बोल रही हूँ जहाँ पे आप पेयरिंग दिखाते हो कि कैसे आपने UCS, UCR और न्यूट्रल स्टिमुलस को कैसे पेयरिंग की और कैसे आपको बाद में रिस्पॉन्स देखने को मिला, ठीक है। आप वो मैं आपको एक अलग से माइंड मैप प्रोवाइड करूँगी, उस माइंड मैप में भी आप देख सकते हो, आपको क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग में आप प्रोसेस के बारे में बता दोगे। प्रोसेस आपका ये 3 प्रोसेस जो होते हैं, एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये आ जाएगा। एग्जाम्पल आप लिखना, याद रखना आपको एग्जाम्पल इसमें जो भी डालना है वो डॉग एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड ही डालना है। कैसे आपने बेल बजाई थी, कैसे खाना प्रेजेंट किया था और कैसे सेलिब्रेशन जैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था, बाद में चल के आपने कैसे उसको कंडीशन किया, कंडीशन लर्निंग आपको देखने को मिली, क्लासिकल कंडीशनिंग आपको देखने को मिली, ठीक है। अब माइंड मैप का आप यूज़ कर सकते हो क्विक रिवीजन के लिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आगे। अब अगर आप ये चीज़ माइंड में रखो कि साइकोलॉजी में अगर आप आंसर्स लिख रहे हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स आए हो चाहे वो लॉन्ग आंसर्स आए हो, अगर वो आपको स्पेसिफिकली नहीं पूछा है, ठीक है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया कि राइट द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, तो आप UCS, UCR सिर्फ ये चीज़ें इलैबोरेट करके आ सकते हो। आपने स्टार्टिंग में छोटा सा डेफिनेशन दिया और ये इलैबोरेट कर दिया। लेकिन अगर आपको मोटा मोटा डायरेक्ट पूछ लिया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग होता क्या है, तो अगर वो शॉर्ट आंसर है तो भी आप ये कॉन्सेप्ट्स, ये टर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट उसमें लेंथ में। आपको UCS, UCR हर एक चीज़ लिख करके पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप ट्राई करो कि आप एक छोटा डायग्राम बना करके ये चीज़ें एक्सप्लेन कर पाओ। ये मैं आपको बता रही हूँ, अच्छी स्कोरिंग अगर आपको करनी है तो, और अगर डिटेल्ड आंसर आएगा तो आपको डिटेल में तो लिखना ही होगा। अब चलो नेक्स्ट कंडीशनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग से एसोसिएटेड नाम है BF स्किनर का, जो कि जिन्होंने ये चीज़ पायनियर की थी। बेसिकली BF स्किनर ने रैट एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली बताया क्या था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसे टाइप की लर्निंग है जहाँ पर हम बिहेवियर के इन्फ्लुएंस, मतलब बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू, ठीक है। वापस से एक बार बेसिस ऑफ बिहेवियर चैप्टर पे जाओ, याद करो कि हमने पढ़ा था ना, बिहेवियर के बाद हमें एक कॉन्सिक्वेंस होता है हर एक बिहेवियर का। तो उसी तरीके से अगर हमें बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है तो हम उसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर देंगे तो हमारा बिहेवियर भी इंटर्न इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो इसमें हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, जो कि है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ बेसिकली कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट्स 2 चीज़ें आती हैं, चाहे आप इसको रिवॉर्ड समझ लो चाहे आप इसको रीइंफोर्समेंट समझ लो, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली इस टाइप की लर्निंग में हम चाहे तो रीइंफोर्समेंट देते हैं चाहे तो पनिशमेंट देते हैं, अगर हमें किसी भी एक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना होता है। ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट किस चीज़ में दिया जाता है, बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस में दिया जाता है। अभी आगे मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाती रहूँगी, ठीक है। अब देखो रीइंफोर्समेंट होता क्या है। रीइंफोर्समेंट बेसिकली ये है कि जब भी हमें एक बिहेवियर के लाइक्लीहुड को इंक्रीज़ करना है कि हाँ ये बिहेवियर हमें दोबारा देखने को मिले, तो अगर हमें इस लाइक्लीहुड को इंक्रीज़ करना है, बार बार हम चाहते हैं ये बिहेवियर आगे भी रिपीट हो, तो इसके लिए हम किसी चीज़ का ऐड ऑन करते हैं, ठीक है।
अब अगर हम ऐड ऑन कर रहे हैं, एक प्लेजेंट स्टिमुलस का ऐड ऑन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव आप प्लस माइनस के सिंबल से भी समझ सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव का प्लस का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई चीज़ ऐड ऑन की। when we are adding a pleasant stimulus, for example giving a treat। क्लासरूम में बच्चे ने होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करके मुझे दिखा दिया, तो मैंने उसे एक चॉकलेट प्रोवाइड दे दी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे बच्चा बार बार टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करके मुझे आकर के दिखाएगा, सो उसको वो चॉकलेट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव मतलब कि माइनस, इसका मतलब यहाँ पर हम एक किसी अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर रहे हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी ज़रूरी है क्लियर करना, क्योंकि आगे चल करके मैं बता रही हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक लोगों को कन्फ्यूजन होती रहती है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं माइंड मैप में और नोट्स में आपको एक प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन का टेबल बना करके दे दूँ, सो दैट आपको भी ईजी हो जाए याद करना। बट अभी आप बेस अपना क्लियर कर लो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम किसी भी एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस का रिमूवल करते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा स्टिमुलस जो पर्सन को नहीं अच्छा लग रहा था, नेगेटिव लग रहा था, हमने उस स्टिमुलस को हटा दिया, वहाँ से रिमूव कर दिया, तो वो बिहेवियर हमें दोबारा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि लाउड नॉइज़ का बंद कर देना, ठीक। अगर मान लो इसको इजी तरीके से समझो, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम एक प्लेजेंट स्टिमुलस का एडिशन करते हैं, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अनप्लेजेंट स्टिमुलस का रिमूवल करते हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहे हैं उसका जो लाइक्लीहुड है उसको हम डिक्रीज कर सकें, ठीक है। रीइंफोर्समेंट में इंक्रीज कर रहे थे, पनिशमेंट में डिक्रीज कर रहे हैं। अब जैसे पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, इसमें भी दो टाइप की होती हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट ये होती है जब हम किसी अनप्लेजेंट स्टिमुलस का एडिशन करते हैं, यानी कि बच्चे ने होमवर्क नहीं दिखाया तो हम उसको डांट रहे हैं या हम उसको क्लास के बाहर खड़ा कर रहे हैं, ये एक तरीके का पॉजिटिव पनिशमेंट है, ठीक है। इसका मतलब हमने एक एडिशन किया अनप्लेजेंट स्टिमुलस का। अनप्लेजेंट स्टिमुलस जो कि उस बच्चे के लिए, उस पर्सन के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन हमने उसका एडिशन किया, इसकी वजह से पॉजिटिव पनिशमेंट है, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट ये होता है कि हमने प्लेजेंट स्टिमुलस का रिमूवल कर दिया, यानी कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो हमने उससे उसका फ़ोन ले लिया कि अब वो फ़ोन नहीं चला सकता है, तो हमने उसका एक प्रिविलेज ले लिया, तो वो एक नेगेटिव पनिशमेंट है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन को क्लियर आउट करते हैं। आप दो वर्ड्स याद रखो, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या कर रहे थे, प्लेजेंट स्टिमुलस का एडिशन कर रहे थे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या कर रहे थे, अनप्लेजेंट स्टिमुलस का रिमूवल कर रहे थे। यहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव पनिशमेंट में हम अनप्लेजेंट स्टिमुलस का एडिशन कर रहे हैं, और नेगेटिव पनिशमेंट में प्लेजेंट स्टिमुलस का रिमूवल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे चल करके स्केड्यूल्स की, ठीक है, रीइंफोर्समेंट के क्या क्या स्केड्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि हमने बार बार रीइंफोर्सिंग की बिहेवियर की, जितने बार भी वो हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने आज बच्चे को होमवर्क कंप्लीट करने पे चॉकलेट दिया, कल नहीं दिया। बच्चा जितनी बार होमवर्क कंप्लीट करके ला रहा है हम उतनी बार उसको ट्रीट दे रहे हैं, ठीक है। फिर आता है पार्शियल, यानी कि पार्शियल में क्या रहेगा कि जब हम रीइंफोर्स कर रहे हैं बिहेवियर को कुछ टाइम पे, जिससे कि आगे चल करके एक एक्सटेंशन की तरफ ग्रेटर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमने आज दे दिया, 2 दिन नहीं दिया, फिर दे दिया, फिर 2 दिन नहीं दिया ट्रीट, ऐसा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड रेशियो की, पार्शियल रीइंफोर्समेंट के ये पार्ट्स हैं, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या है कि हमने रीइंफोर्समेंट सेट कर दिया एक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस के लिए। फिक्स्ड रेशियो वो हो गया कि मतलब जैसे उसने 5 बार होमवर्क दिखाया तो हमने उसको ट्रीट दे दी, फिर 1 बार नहीं दी, फिर दोबारा 5 बार होमवर्क दिखाया तो फिर ट्रीट दे दी। तो ये रेशियोज़ में है, लेकिन एक फिक्स्ड टाइम के लिए है, ठीक। वेरिएबल रेशियो क्या होता है कि हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं लेकिन हमारे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। जैसे 1 बार ट्रीट दे देना, फिर 2 बार ना दे देना, फिर 3 बार ट्रीट देना लगातार, तो बेसिकली हम रेशियो जो है उसका वो रिस्पॉन्सेस का अनप्रेडिक्टेबल रख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है
फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल कहता है कि रीइंफोर्समेंट जो है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलेगी, यानी कि जैसे मान लो कॉलेजेस में आप लोग को मान लो टीचर्स को बोनस मिलता है, ठीक है, तो कैसे फैकल्टी है आपकी, फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, फैकल्टी को पता है कि हाँ मंथ एंड में उनको एक बोनस मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो पीरियड ऑफ टाइम है वो फिक्स्ड हो गया है कि उस एक फिक्स ड्यूरेशन में उनको एक रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। वेरिएबल इंटरवल ये होता है कि ये जो हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं इसका जो पीरियड ऑफ टाइम है ये वेरी करेगा, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब स्किनर बॉक्स जो आपको पता है वो उसका भी डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, जहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स का इस्तेमाल किया था जहाँ पे एक रैट था और रैट जो है बार बार लिवर को प्रेस करता था अपने फूड रिवॉर्ड को लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। ये टाइप जो है ये मोस्ट कॉमन मतलब आप समझो इसको याद करना, इसको प्रिपेयर करना बहुत ईजी है क्योंकि ये हम हमेशा ही यूज़ करते रहते हैं। एल्बर्ट बंड्यूरा ने इसको पायनियर किया था। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेसिकली ये कहती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो कोई भी बिहेवियर देख करके इमिटेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। अब इसके की कॉन्सेप्ट्स में दो चीज़ें आती हैं, जो कि पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या कहता है कि लर्निंग हो सकती है अगर हम किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और उसको इमिटेट करें, यानी कि जैसे एक छोटा बच्चा है वो देखता है कि पापा उसके सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो अगर इस बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और फिर खुद ही इमिटेट करने का ट्राई करता है कि हाँ पापा की तरह न्यूज़पेपर पकड़ने का ट्राई कर रहा है, पढ़ने का ट्राई कर रहा है, तो ये बेसिकली मॉडलिंग है, ठीक है। इससे भी एक हैबिट, एक बिहेवियर लर्न हो सकता है। फिर आगे बात करते हैं हम विकेरियस रीइंफोर्समेंट की। विकेरियस रीइंफोर्समेंट स्लैश पनिशमेंट। इसका मतलब है हम जब लर्निंग करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दूसरों को, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद हमें ये पता चलता है कि दूसरे जो हैं उनको कैसे अवॉर्ड और पनिशमेंट मिल रही है। जैसे कि मैंने वो बच्चे को बताया कि मान लो बच्चा ए था, वो आता था मेरे पास, वो होमवर्क दिखाता था, मैं उसको ट्रीट दे देती थी। तो क्लास के सेकंड बच्चे ने देखा, चाइल्ड बी ने देखा कि वाह ये तो जाता है मैम के पास, होमवर्क दिखाता है, इसको ट्रीट मिल जाती है, तो मुझे भी ट्रीट चाहिए, तो मुझे इसके लिए भी अपना होमवर्क करके जाके दिखाना पड़ेगा। ये एक ऐसे टाइप की लर्निंग है जहाँ पर किसी दूसरे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिल रहा था और मैंने उसे देख के सीख लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें बंड्यूरा का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस है, जिसमें बच्चों ने ऑब्जर्व किया था अडल्ट्स को कि कैसे अडल्ट्स जो है अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं बोबो डॉल के तरफ, और वो उस अग्रेसिव बिहेवियर को इमिटेट कर रहे थे। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया था कि कैसे सोशल लर्निंग जो है मतलब कैसे बच्चे जो है सोशली चीज़ों को देख करके, ऑब्जर्व करके इमिटेट करते हैं और कैसे लर्न करते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आगे कई चीज़ों में यूज़ हो सकता है, जैसे कि हम मीडिया के थ्रू चीज़ें लर्न कर सकते हैं, रोल मॉडल्स के थ्रू और एजुकेशनल सेटिंग्स के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग बेसिकली जो है वो फोकस करती है मेंटल प्रोसेसेस पे। अब ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि मेंटल प्रोसेसेस होते क्या हैं। मेंटल प्रोसेसेस बेसिकली वो सारे ऑपरेशंस हैं जो कि एक इंसान करता है, और उसमें वो सारे ऑपरेशंस आते हैं जैसे कि किसी भी चीज़ को लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, मेमोरी, और ये सारे मेंटल ऑपरेशंस आ जाएंगे, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, परसीविंग, हर तरीके के। तो इसके अगर हम की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग में हम टॉलमैन का मेज़ एक्सपेरिमेंट याद रखेंगे। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट के साथ जो एसोसिएटेड उसके साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये मैं सिर्फ इस वजह से बताते चल रही हूँ क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी आसानी होगी, और अगर आप इस तरीके से मेमोराइज़ करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छे से याद रहेंगे। कि जैसे फटाफट आपने माइंड मैप बना लिया कि हाँ बंड्यूरा का कॉन्सेप्ट क्या था, टोलमैन का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो ऐसे करके लर्निंग काफ़ी इजी हो जाती है। अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू जाते हो तो एनसीईआरटी में एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एन नंबर ऑफ सिचुएशंस दे रखी हैं जिसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन कराया जा रहा है। बट मेरा यहाँ पर एफर्ट क्या है कि मैं आपको एक टॉपिक बता सकूं, एक कॉन्सेप्ट बता सकूं, उससे एसोसिएटेड जो एक्सपेरिमेंट था वो बता सकूं, ताकि आप इजीली दोनों चीज़ों को एसोसिएट करके लर्न कर पाओ और एग्ज़ाम टाइम पे मेमोराइज़ कर पाओ, ठीक है। अब वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। लेटेंट लर्निंग ये होती है बेसिकली, ये एक ऐसी लर्निंग है जो कि अकर होती है बिना किसी इमीडिएट रीइंफोर्समेंट के, ठीक है। और
and is not demonstrated until there is an incentive टू डू सो. फॉर एग्जाम्पल टोलमैन का जो मेज़ एक्सपेरिमेंट था रैट्स के साथ, वहाँ पर शो किया गया था कि रैट्स जो है कैसे मेज़ का लेआउट लर्न कर लिए थे, और भले ही उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया था बट फिर भी उन्होंने ये नॉलेज डिमॉन्स्ट्रेट किया था जब एक रिवॉर्ड उनको इंट्रोड्यूस किया गया. जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझो कि मान लो मैंने मतलब रैट है, ठीक है, रैट ने एक मेज़ का पूरा लेआउट समझ लिया, ठीक है, एक पज़ल है, उसने वो पज़ल समझ लिया कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे हूँ और मुझे इस पॉइंट तक जाना है अगर बाहर निकलने के लिए, तो ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. तो रैट जो है इस मेज़ को फॉलो नहीं कर रहा था अनटिल एंड अनलेस उसको एक रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, तो तुरंत ही उसने अपनी ये नॉलेज जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर दी कि हाँ ये पैटर्न फॉलो करके बाहर जाना होता है. ये लेटेंट लर्निंग है. यानी कि आप इमीडिएट रीइंफोर्समेंट्स के साथ आप ये लर्निंग नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आपको ये लर्निंग है ताकि जब आगे चल करके आपको कोई इंसेंटिव मिले तो आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दो, ठीक है. इसके बाद सेकंड आता है इनसाइट लर्निंग. इनसाइट लर्निंग क्या कहता है, बेसिकली कोहलर का एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे. कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज़ के साथ, ठीक है, कि कैसे चिंपैंजीज़ ने सडनली यूज़ किया था कुछ टूल्स का बनाना को यूज़ करने के लिए, बनाना को लेने के लिए, ठीक है. तो मतलब एक केज में कई सारे मतलब एक चिंपैंजी था, उसको बनानास जो है बाहर से लटका दिए गए थे और कुछ टूल्स अंदर दे दिए गए थे, बट फिर भी धीरे धीरे करके चिंपैंजी ने वो सारे टूल्स का अच्छा यूज़ करके वो बनाना ले लिया था उसने, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या होता है कि जब आपको एक सडन रियलाइजेशन होती है या एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये आपकी इनसाइट लर्निंग है, ठीक है. इसका मतलब ये लर्निंग आपके अंदर है, बट जब एक ऐसी सिचुएशन पड़ी जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको सडन रियलाइजेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा हाँ इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कॉग्निटिव मैप्स को. कॉग्निटिव मैप्स बेसिकली क्या होते हैं, वो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, फिजिकल स्पेसेस का और एनवायरनमेंट का, जो कि हमारे मेंटल वाली जो भी एक्टिविटीज़ होती है, मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, वो करने में काफ़ी हेल्प करता है. जैसे कि हम किसी भी एक सिटी या बिल्डिंग का लेआउट याद रखते हैं. इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको. जैसे आप समझो आपकी मम्मी है, आपने देखा होगा कई बार कि एक जार को ही देख करके वो समझ जाते हैं कि अच्छा वो किचन के कौन से कंपार्टमेंट में आराम से फिट हो जाएगा. तो ये क्या है, ये एक टाइप की कॉग्निटिव मैप ही है उनके दिमाग में कि अच्छा हाँ इस ऑर्गेनाइज़र का इस वाला शेल्फ का कॉर्नर जो है उसका लेआउट ऐसा है जहाँ पे ये जार फिट हो सकता है. ये मैंने एक थोड़ा एवरीडे एग्जांपल देने का ट्राई किया. अब अगर मैं आगे बात करूँ कि ये लर्निंग थ्योरीज हमें पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्यों हम इसको याद कर रहे हैं. देखो ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये एक कोर है साइकोलॉजी का, ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं. आगे चल करके आपको इसी से रिलेटेड कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारे थ्योरीज और एडवांस लेवल पे पढ़ने को मिलेंगे. तो पहले नंबर पे इसलिए हमको बेस क्लियर करना है. सेकंड नंबर पे इसका एप्लीकेशन क्या है, एजुकेशन में इसका एप्लीकेशन है. कैसे हम कई सारे टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जब हमें बच्चों का मोटिवेशन और बिहेवियर एनहांस करना हो, ठीक है. पनिशमेंट, रेनफोर्समेंट्स, वो वाली चीज़ें अगर आप याद करो. सेकेंडली ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो भी मॉडलिंग वाला वो होता है, मॉडलिंग वाला जो हमने टाइप पढ़ा था, उसको कैसे टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो एजुकेशन में इसका काम है. सेकेंडली बिहेवियर मॉडिफिकेशन में काम है. जैसे कि हम ये प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करेंगे क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए, जब हमें किसी एक अनडिज़ायर्ड बिहेवियर को चेंज करना होगा. ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि हाँ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, यानी कि हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं. अब देखो, अभी हम ये जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ट्रेनिंग, थेरेप्यूटिक सेटिंग्स, ये सब आप इस तरीके से समझो कि ऐसे कई सारे डिसऑर्डर्स जो भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे अपने 12th के टाइम पे, ग्रेजुएशन के टाइम पे, ये पूरे साइकोलॉजी के कोर्स में जब हम आगे वो डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो उन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. फिर हम बात करते हैं वर्क प्लेस ट्रेनिंग की, यानी कि हम रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स का यूटिलाइज़ करते हैं जॉब परफॉर्मेंस और मोटिवेशंस को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, ठीक है. थेरेप्यूटिक सेटिंग्स में इसका यूज़ है, क्लासिकल कंडीशनिंग की टेक्निक होती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो कि फोबियाज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मैं आपको बहुत छोटे से मैं समझाऊँ अगर, तो जैसे मान लो अगर किसी को फोबिया है लिजर्ट का, ठीक है,
तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में होता क्या है, इस पूरे थेरेप्यूटिक प्रोसेस में काफ़ी इलेबरेटेड होता है, बट मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ कि बेसिकली है क्या सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका मीनिंग ये है कि जैसे समझो आप एक क्लाइंट है, ठीक है, उसको लिजर्ट का फोबिया है, तो थेरेपिस्ट जो है यहाँ पे ये ट्राई करता है कि हम धीरे धीरे करके उस चीज़ को, उस स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करेंगे क्लाइंट के सामने, लेकिन बाय द टाइम उसके एंजाइटी को भी काम करते रहेंगे। तो पहले लिजर्ट के बारे में सिर्फ बात होगी, फिर लिजर्ट की फ़ोटो दिखाई जाएगी, और ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप्स लिए जाएंगे एक एक्चुअल रिजल्ट तक, ठीक है। तो इससे कोई बहुत डरने वाली चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम क्लाइंट को बहुत डराते हैं वो चीज़ें दिखा करके, बट हम सिस्टमेटिकली उसको सिखाते हैं कि कैसे वो अपने एनजाइटी को काम डाउन कर सकता है, ठीक है। फिर इसका हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो हमने स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी थी, ये हम बिहेवियर थेरेपीज़ में, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक कंक्लूजन आपको बताएं कि लर्निंग से हमने सीखा क्या। लर्निंग बेसिकली एक फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि हमारे बिहेवियर को और नॉलेज को शेप करती है। हमें ये चीज़ समझनी काफ़ी ज़रूरी है कि कई सारे डिफरेंट थ्योरीज़ जो हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और कॉग्निटिव लर्निंग, ये कैसे हमारे बिहेवियर के इंसाइट्स दे सकती हैं, बिहेवियर कैसे एक्वायर कर सकते हैं हम, कैसे मेंटेन और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं वेरियस फील्ड्स में, जहाँ पर हम एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को एनहांस कर सकें, बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें और हमारे ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकें। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। मैंने एनसीईआरटी का जो भी मेजर कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है उन सारे रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट्स के साथ में, ताकि आपको काफ़ी इजी हो सके उसका एक एसोसिएशन बना के उसको समझने में कि हाँ, ये क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलॉफ के साथ रिलेटेड है, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर के साथ रिलेटेड है, एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा, आपका एक माइंड मैप काफ़ी ईजी बन पाएगा, जिससे आप अच्छे से मेमोराइज़ कर पाओगे और आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन पाए। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी, और क्लास 11th के जो भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक माइंड मैप मिल जाएगा, ताकि आप उसको यूज़ कर सको एक क्विक रिविजन के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ एट ऑल देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।